वेलकम टू ऑल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के या हड़प्पन जो संस्कृति थी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी ये देखने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली जो है उसमें हम लोग आज इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में जो कैसे गुजर बसर हो रही थी, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा था, एग्रीकल्चर कैसा था, कृषि कैसी थी, व्यापार कैसे होता था, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर लेक्चर बहुत लंबा नहीं हुआ तो आज ही हम लोग जो है उनकी पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन और सोशल लाइफ देखने की कोशिश करेंगे। सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन। अगर आपने पीछे के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे अगर, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें जो है क्लियर होंगी। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्रेट बाथ देखा, ये जो है रियल पिक्चर है। इसके अलावा ये ग्रैनरीज हम लोगों ने देखी थी, हड़प्पा की ग्रैनरी थी। इसके अलावा ये प्रिस्टली बिल्डिंग या फिर कॉलेज जिसे कहा गया वो देखा था, और ये एक असेंबली हॉल था, इसको देखा हम लोगों ने। और ये धोलावीरा का था, उसका गेट था, वो गेट के ऊपर 10 लेटर्स में कुछ लिखा था जो कि पढ़ा नहीं जाता है। और ये एक हम लोगों ने रिजर्वायर देखा था जो कि धौलावीरा का ही था। तो यानी कि वहाँ पे वाटर स्टोरेज का प्रॉपर सिस्टम होता था, पानी की ज़रूरत का पूरा ध्यान दिया जाता था। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, इकोनॉमिक लाइफ उनकी देखेंगे। अगर इनकी इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाए, आर्थिक जीवन की बात की जाए, तो वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूमता रहता था। और इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक खजूर का पेड़ है, खजूर का जो है कल्टीवेशन होता था। इसके अलावा ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रॉस्पेरस रहा होगा। तो शुरुआत हम लोग एग्रीकल्चर से ही करते हैं। और एग्रीकल्चर में बात की जाए तो कई सारी फसलों की पैदावार यहाँ पे होती थी, बहुत सारी क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता था, जिसमें मेन जो होते थे वो होते थे वीट और बार्ले, गेहूं और जो है बाजरा। इसके अलावा भी कई सारी फसलें थीं, जैसे कि सिसैमम था और कॉटन था, मस्टर्ड यानी कि सरसों है, खजूर है। इसके अलावा जो है पी होता था, पी यानी कि मटर बोलते हैं। इसके अलावा राई का एविडेंस देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वाटरमेलन का भी एविडेंस देखने को मिलता है। वहाँ पे लिखा नहीं, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। राई, वाटरमेलन एंड पी। इसके अलावा मस्टर्ड यानी कि सरसों। ये इन चीज़ों का जो है एविडेंस मिलता है, इन चीज़ों की खेती होती थी। इसके अलावा राइस कल्टीवेशन का भी एविडेंस मिलता है, लेकिन राइस कल्टीवेशन जो है यहाँ पे स्टेपल फूड नहीं था, मुख्य भोजन का हिस्सा नहीं था। वजह क्या है? गेहूं और बाजरा तो था, लेकिन राइस यानी कि धान जो है वो स्टेपल फूड नहीं था, मुख्य भोजन यहाँ पे नहीं था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये थी कि पैदावार कम होती, तो पैदावार जो है कम होती थी, तो उसको मुख्य भोजन के तौर पे शायद शामिल नहीं किया गया। तो पैदावार कम क्यों होती थी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो पैदावार कम होने की वजह ये थी कि जिस टाइम पीरियड में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, धान की खेती की जाती है, जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे या जानते होंगे तो उनको पता होगा, मानसून का टाइम होता है। और मानसून के टाइम पे या रेनी सीजन की वजह से कह सकते हैं, जो फील्ड होती थी, जो खेत होता था, वो ऑलमोस्ट फ्लडेड होता था, बाढ़ के पानी से भरा रहता था। और वो बाढ़ का पानी निकलते निकलते महीना जो आ जाता था वो नवंबर का लगभग आ जाता था, या कभी अक्टूबर कह सकते हैं। तो अक्टूबर या नवंबर का महीना आ जाता था, तब पानी निकलता था। और जब पानी निकलता था तब राइस का कल्टीवेशन या धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये महीना जो आ जाता है वो कह सकते हैं कि गेहूं की खेती का आ जाता है, यानी कि राबी का आ जाता है। तो ये वजह थी कि शायद इसकी वजह से प्रोडक्शन धान का कम होता रहा होगा, और उस कम प्रोडक्शन की वजह से उन्होंने धान को अपने मुख्य भोजन में शायद शामिल नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी इसके अलावा हमको राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है कई जगह से।
कई जगह से धान की खेती का एविडेंस मिलता है, जैसे कि हमको मिलता है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा एविडेंस मिलता है हमको धोलावीरा से भी धान की खेती का। और तीसरी जगह अगर हम बोलें तो रंगपुर है, एंड फोर्थ वन इज लोथल। इन जगहों से हमको धान की खेती के एविडेंस मिलते हैं। तो अगर बाढ़, जैसे कि हम बताए, बाढ़ अगर वजह थी तो कैसे यहाँ पे खेती होती थी, कहाँ से एविडेंस मिला? तो मोहनजोदड़ो को लेके चीज़ें क्लियर नहीं है कि यहाँ पे कल्टीवेशन होता था कि नहीं। एक्चुअल में मोहनजोदड़ो से हमको एक बर्तन मिला और उस बर्तन में जो है राइस हस्क थे, जो धान की भूसी होती है, वो कॉटन से चिपकी हुई मिली। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया गया कि शायद यहाँ पे खेती होती रही होगी, या फिर ये भी चांसेस है कि वो कहीं और से चावल खरीदे रहे होंगे। तो इसको श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। वहीं धोलावीरा को लेके थोड़ा श्योरिटी से कहा जा सकता है कि यहाँ पे धान की खेती होती रही होगी। अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा तो धोलावीरा यानी कि गुजरात में, और ये जो रीजन है वो बहुत एरिड और सूखा हुआ रीजन है। तो सूखा हुआ रीजन होने की वजह से, सूखा क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ के चांस लगभग ना के बराबर होते थे। तो अगर बाढ़ के चांस जो है, बाढ़ का चांस ना के बराबर है, तो भी खेती के लिए पानी तो चाहिए ही। तो वो पानी कहाँ से आता था? तो अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि धोलावीरा में ही वाटर स्टोरेज का प्रॉपर सिस्टम देखने को मिला। तो पानी का प्रॉपर जो स्रोत होता था वहाँ पे, तो उससे शायद खेती में पानी जो है मुहैया कराया जाता रहा होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि धोलावीरा में खेती होती रही होगी। इसके अलावा रंगपुर और लोथल, ये दोनों ही ट्रेड सेंटर थे, व्यापारिक केंद्र थे। और व्यापारिक केंद्र होने का मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था इनका, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। तो बहुत हद तक ये चांस है कि शायद रंगपुर और लोथल के लोगों ने मेसोपोटामिया से धान का या राइस का कह सकते हैं इंपोर्ट किया होगा, वहाँ से धान मंगाया होगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये था ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में। इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक लाइफ में एनिमल हस्बेंड्री का भी रोल था। इनके आर्थिक जीवन में दूसरा रोल जो है एनिमल हस्बेंड्री का भी था। एनिमल्स के बारे में हमको कई चीज़ों से पता चलता है, और जो उसमें मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स जो है वो सील्स हैं। जैसे कि ये सील अगर आप देख सकते हैं तो इसमें एनिमल्स बने हुए हैं। ये एंटीलोप है, ये जो है राइनोसेरॉस है, यहाँ पे एलिफेंट है, और ये शायद बुल है या बफेलो है। बफेलो है क्योंकि इसकी सींग देख के अंदाज़ा लग सकता है। और यहाँ पे ये भी राइनोसेरॉस है। तो ऐसे ही बहुत सारे सील्स मिले, और उन सील्स को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सील्स, मतलब उन सील्स पे जो जानवर बने, उससे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस टाइम किन किन जानवरों से ये परिचित रहे होंगे। और उन सील्स के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि एंटीलोप दिखा, और भी सील्स हैं वो भी दिखाएंगे। तो एंटीलोप है, एलिफेंट है, हाथी देखने को मिला। इसके अलावा डियर यानी कि हिरन, और चौथा जो एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है वो मिलता है स्नेक का, सांप का। और एक और जो कि अभी हम दिखाए सील में, वो है राइनोसेरॉस। राइनोसेरॉस यानी कि गेंडा। इसके अलावा एविडेंस देखने को मिलता है क्रोकोडाइल का। इसके अलावा एलिगेटर। और एक और इम्पोर्टेंट जो हमें एविडेंस मिलता है एनिमल्स के नाम पे, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, एक दैवीय शक्ति के तौर पे उसको माना जाता है, और वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी कि एक घोड़ा जो होता है और उसकी एक सींग होती है, उसका जो है सील पे इसकी पिक्चर भी देखने को मिलती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लायन का कोई एविडेंस हमको देखने को नहीं मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है लायन जो है देखने को नहीं मिलता, ये इम्पोर्टेंट बात है।
इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो डोमेस्टिक थे, ये सारे तो जंगली जानवर हैं। कुछ ऐसे जानवर का भी एविडेंस मिला जो कि जंगली नहीं थे, जिन्हें पालतू बनाया गया। और उसमें एविडेंस मिलता है पहला ये तो घोड़े का, लेकिन इसको लेके मतभेद है। बहुत से इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, घोड़ा था ही नहीं उस टाइम पे। बहुत से कहते हैं कि घोड़ा था, क्योंकि बाद जो इतिहासकार है उनका मानना है कि भारत में घोड़े जो आए वो आर्यों के आगमन के साथ आए, यानी कि 1500 बीसी के आसपास का जो दौर था। तो इस टाइम घोड़े नहीं हो सकते। वहीं जैसे कि ये एक एविडेंस मिला, ये मिट्टी का है, टेराकोटा का बनाया हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये देखने में लगभग ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि ये घोड़े का ही टॉय है, घोड़े का ही खिलौना है। तो अगर उन्होंने घोड़े का खिलौना बनाया तो ऑब्वियसली वहाँ पे घोड़ा रहा होगा। इसके अलावा ये मोहनजोदड़ो का है, चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा एविडेंस हमको मिलता है लोथल से, और एक एविडेंस मिलता है सुरकोतड़ा से। सुरकोतड़ा में इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे कुछ स्केलेटन मिले, कंकाल मिले, और उन कंकाल को कहा गया कि वो घोड़े थे, वो मतलब वो घोड़े का कंकाल है। लेकिन इसमें भी इतिहासकारों में जो है मतभेद है, इसको लेके भी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो घोड़े का कंकाल मिला, वो घोड़े का कंकाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के घोड़े का नहीं था, बल्कि जो आर्यों के साथ घोड़े हैं उनके घोड़े का कंकाल है। तो इसको लेके मतभेद है। तो ओवरऑल जो घोड़े की थियरी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट रिजेक्टेड है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े रहे होंगे। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कि हैं, जैसे हम बताए डोमेस्टिकेशन जिनका हुआ, ये सारे जंगली जानवर थे। अब घोड़ा का डोमेस्टिकेशन किया जा सकता है, उसको पाला जा सकता है, लेकिन बाद इतिहासकार जो है मानते नहीं है कि घोड़ा वहाँ पे मौजूद था। तो पालतू जानवरों में कौन कौन से जानवरों का एविडेंस मिलता है? कुत्ते का मिलता है, बिल्ली का मिलता है, इसके साथ साथ भेड़ का मिलता है, शीप, रैबिट यानी कि खरगोश, इसके साथ साथ जो अभी हम दिखाए एक बफेलो, भैंसा, और एक एविडेंस मिलता है हम्प्ड बुल का, यानी कि बैल का एविडेंस मिलता है। और भी कुछ जानवर थे, लेकिन यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काऊ का एविडेंस नहीं मिलता। अब ये थोड़ा सा अजीब बात है कि हम्प बुल है यानी कि बैल है, तो पति है तो पत्नी होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है काऊ का एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन हम्प्ड बुल का, बैल का एविडेंस मिलता है। तो ये थोड़ा सा अजीब बात है। तो एविडेंस भले ना मिले, बट लॉजिक यही कहता है कि गाय भी रही ही होगी। लेकिन अब इतिहास है तो बिना तथ्यों के जो है चीज़ें मानी नहीं जाएंगी, लॉजिक कुछ भी कहे। तो ये सारे कुछ एनिमल्स रहे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ में दो चीज़ें हम लोगों ने अब तक देखी, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। तीसरी चीज अगर हम देखें तो वो इंडस्ट्रीज। इनके टाइम पे इंडस्ट्रीज भी रही जो इनकी आर्थिक मदद करती थी। और वो इंडस्ट्रीज कैसी रही? मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे रही, पॉटरी इंडस्ट्रीज रही, इसके अलावा कारपेंट्री वगैरह, ईंट बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाय द वे इस पिक्चर में जो है सारे एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, आप चाहें तो आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर इंडस्ट्री की बात की जाए बेसिकली, तो इंडस्ट्री में जैसे कि हमने कहा टेक्सटाइल की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल का बिजनेस ये लोग करते थे। और टेक्सटाइल के बिजनेस में जो है दो तरीके की टेक्सटाइल होती थी बेसिकली। अगर जो है एक फ्लो चार्ट बनाया जाए तो एक टेक्सटाइल यानी कि कॉटन होता था, और दूसरा उलेन होता था, यानी कि जो ऊनी कपड़े होते थे, और एक सूती कपड़े।
तो इनका जो है भरपूर व्यापार हो दिखता है हमको, और कुछ ट्रेड सेंटर्स थे जहाँ से इनका व्यापार होता था, और उसमें से बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स थे, वुलन ट्रेड सेंटर्स थे, वो पाकिस्तान में थे। जैसे कि एक नाम आता है दम्ब सादत या दम्ब सदात, इसके अलावा एक नाम आता है नौशारो। तीसरा जो ट्रेड सेंटर आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो है जुदिर जुदिर जुदारो। तो ये जो है वुलन टेक्सटाइल के कह सकते हैं सबसे बड़े सप्लायर थे, ट्रेड सेंटर्स रहे जो कि पाकिस्तान में थे। इसके अलावा इंडिया में जो इम्पोर्टेंट वुलन टेक्सटाइल का सेंटर रहा वो था गुजरात। गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ से वुलन टेक्सटाइल जो है सप्लाई हुआ करते थे। इसके साथ साथ इन टेक्सटाइल के ऊपर प्रिंटिंग का भी काम किया जाता था। अब प्रिंटिंग का काम होता था, ये कैसे पता चलता है हमको, क्योंकि जो डाई की जाती है, डाई करने का जो कलर इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ अवशेष मिले। इसके साथ साथ प्रिंटिंग के सबूत को पुख्ता करता है एक स्ट्रक्चर मिला। जैसे कि प्रिंटिंग करने के लिए एक वो कह सकते हैं कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर था, उस पे ऐसे जो भी डिज़ाइन बनी है कार्विंग, आप अज्यूम करिए कि यहाँ पे या ऐसे देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें ऐसे जो भी है डिज़ाइन बनी है थोड़ा सा ऊपर करके या जैसे भी, तो इस पे इंक लगाई जाएगी, तो जो ऊपर वाला उठा हुआ पार्ट रहेगा उस पे इंक लगी होगी और वो कपड़े पे लगेगी। नॉर्मली अज्यूम करिए ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कुछ हिना लगाने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए भी लकड़ी के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और उस पर कलर लगा के हाथ पे चिपकाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ नहीं बल्कि दो स्ट्रक्चर मिले जिन पे कुछ कार्विंग बनी हुई थी, जो भी फूल पत्ती हो, फ्लोरल डिज़ाइन हो, जो भी डिज़ाइन होती थी उस पर डिज़ाइन बनी हुई थी, और उसके दो सेट मिले। उन दो सेट को देख के अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे शायद वो लोग टेक्सटाइल पे प्रिंटिंग भी करते रहे होंगे। तो टेक्सटाइल का यहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा था। तो इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल पहली चीज़। दूसरी जो इनकी इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट में आता है वो है पॉटरी। बर्तन बनाने का काम ये लोग करते थे, और बर्तन के लिए हम लोग बर्तन की डायरेक्ट पिक्चर देख सकते हैं। कई तरीके के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते थे, और वो बर्तन हाथ से बनाए भी होते थे और व्हील टर्न्ड भी होते थे, यानी कि जो पहिए पे बर्तन बनाए जाते हैं, चक्र पे जो आजकल बनते हैं, उस पे भी बनाए जाते थे। तो उसमें कई तरीके के टाइप्स होते थे, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ये रेड वेयर है। रेड वेयर का मतलब वो होता था जैसे नॉर्मली बर्तन को पकाया जाए और पकाने के बाद वो यही कलर देता है, रेड कलर का, इसमें ऊपर से कोई कलर नहीं लगाया जाता, इसको बोलते हैं रेड वेयर। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर है। ब्लैक और रेड, रेड ऑलरेडी है, ब्लैक उस पर ऐड किया गया, उससे डिज़ाइन बनाए गए, फ्लोरल डिज़ाइन भी हो सकते हैं या फिर जियोमेट्रिकल डिज़ाइन ही नॉर्मली यहाँ पे होते थे। ये दो तरीके के, ये दो प्रकार देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं इस, और एक ये भी जो है ब्लैक एंड रेड का इस्तेमाल यहाँ पे है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर है। इसके अलावा ब्लैक ऑन रेड का इस्तेमाल देखने को मिलता है, ब्लैक ऑन रेड, और एक आता है ब्लैक एंड रेड, और एक आता है सिर्फ रेड। तीनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये रेड वेयर है और ये जो है ब्लैक एंड रेड वेयर है। और ये जो है ब्लैक ऑन रेड वेयर है। इसके अलावा ये जो है ये ग्रे वेयर है। ग्रे वेयर का मतलब ये नहीं, यहाँ पे भी ग्रे कलर नहीं किया, मतलब ग्रे को जो है रंगा नहीं जाता था, कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि ये वो बर्तन होते थे जो पूरी तरीके से पके नहीं होते थे। अब जब बर्तन पूरी तरीके से पकते नहीं थे तो मिट्टी का कलर भी उसमें होता था, और जो थोड़ा सा पक जाता था, मतलब जो भी उसको आग लगेगी तो उसका थोड़ा सा कलर, दोनों मिक्स होके एक हल्का सा ग्रे कलर यहाँ पे देते थे। तो ऐसे बर्तन को बोला गया ग्रे वेयर। पूरी तरीके से पके नहीं होते थे और पेंट नहीं किया जाता था इसका, ठीक है। अच्छा एक चीज़, ये वाला जो बर्तन है ये ब्लैक ऑन रेड वेयर है।
और ये वाला जो है ये है ब्लैक स्लिप्ड वेयर। और ये जो बर्तन है पहला ब्लैक एंड रेड वेयर है ये। और ये सिर्फ रेड वेयर है, इसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं लेकिन लिख देते हैं, ये ग्रे वेयर है। ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते थे पॉलीक्रोम पॉटरी। और पॉलीक्रोम का मतलब, पॉली मतलब कई सारे, क्रोम यानी कि कलर से यहाँ पे कनेक्शन है। तो पॉलीक्रोम पॉटरी में ये होता था कई सारे कलर का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रंग बिरंगा और एकदम खूबसूरत लग रहा है, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है। तो कई सारे कलर का इस्तेमाल करके जो बर्तन बनाया गया उसे बोला गया पॉलीक्रोम पॉटरी। इसके अलावा एक और स्पेशल पॉटरी होती थी जिसको बोलते थे परफोरेटेड पॉटरी। ये है, इसमें बहुत सारे छेद होते थे, परफोरेशन होते थे, बहुत सारे जो है छिद्र होते थे। अब इस बर्तन को बनाने का मकसद क्या होता होगा? इतनी सारे छेद करके पानी तो भर नहीं सकते, ना ही जो है गेहूं चावल रख सकते हैं। तो जो इतिहासकारों का मानना है उनका, वो ये सोचते हैं कि शायद इसका इस्तेमाल किसी फ्रेग्रेंस के लिए किया जाता रहा होगा। अगरबत्ती टाइप कुछ जला के इसमें रख देते होंगे और उसके छेदों से जो है धुआं निकलता रहा होगा, खुशबू निकलती रही होगी। या फिर किसी ऐसी चीज़ को स्टोर करने के लिए कोई ऐसा खाना है जिसमें हवा का आना जाना ज़रूरी हो, खाना खराब ना हो, प्रिजर्वेशन के लिए करते रहे होंगे। या फिर लाइट के लिए करते रहे होंगे, दिए वगैरह जला के इसमें रख देते होंगे और इसके जो छेद हैं उससे लाइट आती होगी तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। ऐसे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट भी आजकल बनते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। नाम इसका अगर हम लिख दें आप लोग चाहें तो, परफोरेटेड पॉटरी। इसके अलावा ये जो है लास्ट, इसको बोलते हैं इनसाइज्ड पॉटरी। ये जो है इसमें मिट्टी के बर्तन पे देखिए ऐसे डिज़ाइन बनाई जाती थी, तो इसको बोलते थे इनसाइज्ड पॉटरी। एक तरीके से यहाँ इसको काट के बनाया गया है, देखेंगे थोड़ा सा ये अंदर धंसा हुआ है गड्ढे टाइप, तो इसको बोला जाता था इनसाइज्ड पॉटरी। तो आई होप पॉटरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पॉटरी में इतना ही। इसके अलावा ट्रेड में इनका वो होता था, कह सकते हैं कि आइवरी मेकिंग होता था, हाथी के दांत का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाई जाती थी, उसका व्यापार भी ये लोग करते थे। इसके साथ साथ ब्रिक मेकिंग भी होता था। अगर हम यहाँ पे लिख दें, आइवरी का ट्रेड करते थे, इसके साथ साथ ब्रिक मेकिंग यानी कि ईंटें बनाना, इसका व्यापार होता था, यानी कि आर्थिक मदद इससे भी मिलती थी। इसके अलावा कारपेंट्री का एविडेंस मिलता है, यानी कि बढ़ई वाला जो काम है वो भी ये करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी मदद करती थी, इनके आर्थिक जीवन को सफल बनाने में इन चीज़ों ने मदद की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है इनका ट्रेड का जो ज़रिया था, इनके व्यापार का जो ज़रिया था वो था ज्वेलरी मेकिंग, यानी कि आभूषण ये लोग बनाते थे। अब आभूषण होते किसके थे? जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो है इन लोगों ने टेराकोटा का भी इस्तेमाल किया, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का। कुछ पत्थरों का इस्तेमाल किया, वो पत्थर बहुत कीमती भी होते थे और कुछ साधारण पत्थर भी होते थे। इसके अलावा कॉपर का इस्तेमाल किया और ब्रोंज का इस्तेमाल किया। ब्रोंज यानी कि अलॉय होता है, हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में। इसके साथ साथ गोल्ड का भी इस्तेमाल किया इन लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी में। इसके अलावा चांदी का इस्तेमाल किया और सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया। जो लाल बालू होता है अगर आप लोग देखे होंगे उसमें जो पत्थर होता है वो सैंड स्टोन होता है, उसका भी इस्तेमाल किया। और एक और इम्पोर्टेंट जो आता है वो है स्टेटाइट।
स्टेटाइट स्टोन जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है सोप स्टोन। तो इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इन मेटल्स का इस्तेमाल किया गया ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए। तो सारे जो मेटल्स थे, सारे जो धातु थे, जो पत्थर थे, वो भारत में या जो भी उनका रीजन था वहाँ पे मौजूद नहीं थे। भारत क्या उस टाइम वैसा कोई देश की परिकल्पना तो थी नहीं, उनकी अपनी सभ्यता थी। तो ऐसे जो है सारा उनके एरिया में मौजूद नहीं था। तो इन लोगों ने बहुत सी जगह से चीज़ें जो है इम्पोर्ट की। अब यहाँ पे ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे गोल्ड इन्होंने इंपोर्ट किया कोलार से, कोलार गोल्ड फील्ड, एक मूवी भी जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, वहाँ से इन्होंने जो है सोने मंगाए। इसके अलावा सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान और ईरान से इन्होंने सोने मंगाए। इसके साथ साथ सिल्वर भी इन्होंने इंपोर्ट किया, और सिल्वर का इंपोर्ट इन्होंने सेंट्रल एशिया से ही बेसिकली किया, अफगानिस्तान ईरान वाला जो एरिया है वहाँ से किया, और साउथ इंडिया से भी हल्का फुल्का किया था। इसके अलावा कॉपर की अगर बात की जाए तो कॉपर में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है खेतरी माइंस। खेतरी माइन जो हैं वो राजस्थान की हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे भी सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है, ईरान का और जो है बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो रीजन है, यहाँ से इन्होंने कॉपर मंगाया था। इसके अलावा टिन का भी इस्तेमाल इन्होंने किया। आई थिंक सिर्फ पॉइंटर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा है। तो टिन भी जो है इन्होंने मंगाया, और टिन जो मोस्टली इन्होंने मंगाया सबसे ज़्यादा वो अफगानिस्तान से ही मंगाया, और बिहार के रीजन से हल्का फुल्का, लेकिन मोस्टली जो आया इम्पोर्ट हुआ टिन का वो अफगानिस्तान से ही हुआ। इसके अलावा लैपिस लाजुली, लैपिस लाजुली इन्होंने मंगाया अफगानिस्तान से। बदख्शान जगह है ये अफगानिस्तान में है, वहाँ से मंगाया। इसके अलावा जेड का इस्तेमाल किया इन्होंने, सेंट्रल एशिया से मंगाया। स्टेटाइट जो कि हम अभी बताए, सोप स्टोन जो कि बहुत सॉफ्ट होता था, ये मंगाया शहर सोख्ता ईरान से। इसके अलावा किरथर हिल है पाकिस्तान में, किरथर और सुलेमान हिल्स अगर आप लोगों ने सुना होगा, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, तो ये वही वाला रीजन है। इसके अलावा एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट में सबसे बड़ा जो इंपोर्ट हुआ वो महाराष्ट्र से होता था। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट जो लिखा है वो लिखा है अगेट, और इसका जो कह सकते हैं कि इंपोर्ट किया गया वो सौराष्ट्र यानी कि हमारा जो गुजरात का रीजन है वहाँ से मेनली किया गया था। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जैसे कि कार्नेलियन, ये भी एक, इसका भी इंपोर्ट किया गया, वो इस साइड लिखना था। कार्नेलियन का इंपोर्ट भी इन्होंने सौराष्ट्र से ही किया था। इसके अलावा लाइम स्टोन और चोट, अगर इसको हम लिख दें, लाइम स्टोन और एक आता है चर्ट, ये दोनों जो है इन्होंने सिंध से मंगाया। सिंध यानी पाकिस्तान, और वहाँ पे रोहिरी हिल्स हैं, तो पाकिस्तान से सिंध से इन्होंने लाइम स्टोन और चर्ट का जो है इंपोर्ट किया। इसके अलावा भी कुछ और जो है आता है, टर्कोइज आता है, यहाँ पे टर्कोइज नहीं लिखा है। इसका इंपोर्ट इन्होंने सेंट्रल एशिया और ईरान से किया। तो ज्वेलरी बनाने के लिए इतने सारे धातु, मेटल्स और जो है प्रीशियस स्टोन्स की ज़रूरत होती थी, और सारे जो है उनके एरिया में, उनकी जगह पे मौजूद नहीं होते थे, तो इसलिए इनको बाहर से चीज़ों को मंगाना पड़ता था। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों से ज्वेलरी में ये लोग बनाते क्या क्या थे, जैसा कि यही हम फोटो में दिखाए हैं, नेकलेस बनाते थे, इसके साथ साथ इयररिंग्स बनाते थे। मे बी शायद ये जो है इयररिंग है, ये मे बी, हमको अच्छे से नॉलेज नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो है आमलेट्स बनाए जो हाथ में बांधते हैं, शायद ये वो रहा होगा। इसके अलावा गर्डल्स बनाए, ब्रेसलेट्स बनाए, ब्रेसलेट ये देख सकते हैं, एंकलेट्स बनाए यानी कि पायल, मे बी ये रही होगी या फिर ये। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि यहाँ पे नोज रिंग नहीं थी, नाक में जो बाली नहीं बल्कि जो पिन डालते हैं
पिन या बाली जो भी था, मतलब नाक में पहनने वाली कोई भी ऐसी ज्वेलरी यहाँ पे नहीं मिलती है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सिर्फ नोज रिंग या नोज पिन जो भी है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये था ओवरऑल ज्वेलरी के बारे में। अच्छा, ज्वेलरी से एक चीज़ और ये भी है कि बीड मेकिंग का भी यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलता है। बीड यानी कि जो छोटी छोटी वो मोतियाँ बनाई जाती हैं, मोती टाइप पे ही होता है, नगीने या क्या ही कहेंगे, हिंदी में क्लियर नहीं है। ये जो है छोटा छोटा ये दिख रहा है, इसी को कह सकते हैं बीड बोलते हैं। तो बीड मेकिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इतने छोटे छोटे जैसे ये होते हैं, मोती ही कह सकते हैं एक सेंस में, इसमें भी बहुत खूबसूरत जो है कलाकारी की, उस वक्त के हिसाब से खूबसूरत, हालांकि बहुत परफेक्ट नहीं होते थे। तो पहली बात तो ये कि ऐसे बीड ये लोग बनाते थे कॉपर के या फिर स्टोन के या फिर ब्रोंज के बनाते थे, और उस छोटे से मोती पे ये लोग कलाकारी करते थे। ऐसे ही एक बीड मिला था और उस एक छोटे से, जैसे ये इतना बड़ा रहा होगा, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और इस पे 3 बंदर बैठाए गए थे। मतलब 3 बंदर बैठाए गए इन द सेंस कि 3 बंदर उस पे बने हुए थे उस मोती के फॉर्म में। तीनों एक दूसरे के फेस की तरफ फेस करके आपस में चिपक के बैठे हुए थे, और वो एक मोती या एक बीड का क्रिएशन कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर आर्ट को समझने का एक सेंस था। इस बात से हमको इसका अंदाज़ा होता है। इसके अलावा देखा जाए, लास्ट जो हमारा ट्रेड में है वो है सील इंडस्ट्री। सील बनाई जाती थी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले दिखा है। तो ऐसे सील्स बनाई जाती थी, और वो सील जो है अलग अलग शेप में हुआ करती थी। कुछ सील जो होती थी वो स्क्वायर होती थी, जैसे कि ये देख सकते हैं। और इसमें जो है ये एंटीलोप है, और ये बुल का पिक्चर बना हुआ है, और ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ा नहीं गया आज तक। इसके अलावा कुछ सील जो होती थी वो रेक्टेंगुलर होती थी, इस साइज़ में। इसके अलावा भी कुछ अलग शेप में जो है सील्स होती थी। कुछ सील ऐसी होती थी जो सर्कुलर होती थी, जैसे कि ये सील हम देख सकते हैं। ये सील जो है सर्कुलर है यहाँ पे। तो सर्कुलर बहुत ज़्यादा सील नहीं मिली, कुछ लोथल से मिली, हो सकता है पर्शिया का कुछ इन्फ्लुएंस रहा हो, तो ऐसी कुछ सील देखने को मिली। इसके साथ साथ कालीबंगन और मोहनजोदड़ो से जो है हमें सिलेंड्रिकल सील देखने को मिली। सिलेंड्रिकल सील में देखिए ये एग्जांपल आ जाएगा, और रेक्टेंगुलर में भी आ जाएगा, लेकिन बेहतर रेक्टेंगुलर में एक ये आ सकता है एग्जांपल। तो याद इतना ये रखना है किस सील पे क्या था, ये नहीं याद रखना है कि घोड़े वाली, मतलब हिप्पोपोटामस वाली सील पे, हिप्पोपोटामस तो खैर था ही नहीं, राइनोसेरोस वाली सील स्क्वायर थी या फिर ये गोल थी, वो नहीं याद रखना है। एक्चुअल में सील्स किस तरीके की थी, गोल थी कि नहीं थी, रेक्टेंगुलर थी कि नहीं थी, ये याद रखना है। तो पहला याद रखना है कि स्क्वायर होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी, इसके अलावा सर्कुलर जो है कुछ होती थी, इसके अलावा सिलेंड्रिकल होती थी। हेक्सागोनल वगैरह यहाँ पे सील देखने को नहीं मिली। दूसरी चीज़ ये कि वो सीलें जो है बनी किसकी होती थी, तो स्टेटाइट की बनी होती थी। दूसरा जो है टेराकोटा की भी बनी होती थी। इसके अलावा ब्रोंज़ की, यानी कि जो एलॉय होता है, जिस युग की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा ब्रोंज़ अगर है तो कॉपर भी होगा, कॉपर की भी बनी होती थी। और लास्ट इस टॉपिक से जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन ये है कि इस सील के बनाने का मकसद क्या था, इन सीलों का इस्तेमाल कहाँ होता था। तो इन सीलों का इस्तेमाल पैसे के तौर पे नहीं होता था, क्योंकि पैसे चलते ही नहीं थे, यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि सामान के बदले सामान, अगर हमको गेहूं की ज़रूरत है और आपको चावल की, तो हम अपना चावल आपको दे देंगे और आपसे हम गेहूं ले लेंगे। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ऐसे जो है पूरी इकोनॉमी चलती थी। तो इन सीलों का इस्तेमाल किस लिए तब होता था, इन सीलों का इस्तेमाल बेसिकली ट्रेड में ही होता था,
क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजेंगे तो उसके लिए शायद किसी एक ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ ये मेरा सामान है और यहाँ पे पहुँच गया है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कम्युनिकेशन होता नहीं था, व्हाट्सअप टेलीग्राम होता नहीं था। तो कुछ तो ऐसा प्रूफ चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ ये यहीं से सामान आया जो हम मंगाए थे, हड़प्पा से ही आया है, मोहनजोदड़ो से आया, यहाँ से आया, वहाँ से आया। तो इस चीज़ की पहचान के लिए शायद इन्होंने इन सीलों का इस्तेमाल किया रहा होगा। इसके अलावा कुछ और अगर इकोनॉमी में या इनकी इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाए तो इनकी इकोनॉमिक लाइफ में कुछ चीज़ें जो है फैक्चुअल समझने की जो हैं वो ये हैं कि पहला जैसे कि ये बार्टर सिस्टम हो गया, पैसे नहीं होते थे। दूसरी चीज़ ये लोग वेट का इस्तेमाल करते थे, वेट यानी कि बाट जो बोलते हैं हम लोग, और ये वेट जो है मल्टीपल ऑफ 16 होते थे। बाइनरी सिस्टम जो है शो करते थे। और जो भी वेट होते थे, जो बाट होते थे, अलग अलग साइज़ में पाए जाते थे और नॉर्मली वो जो है कह सकते हैं कि इनका इस्तेमाल जो है जो भी अलग साइज़ होता था वो मल्टीपल ऑफ 16 ही होता था। इसके अलावा एक पेडेस्टल का एग्जाम्पल जो है एविडेंस देखने को मिलता है। एक ऐसा एविडेंस पाया गया जिसमें 2 कॉपर की प्लेट्स थीं और उन कॉपर की प्लेट्स के ऊपर ऐसे एक बीम लगी हुई थी और चूंकि अब रस्सी वगैरह रही होगी वो टूट गई रही होगी, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वहाँ पे एक तराजू का पेडेस्टल का इस्तेमाल हुआ होगा और पेडेस्टल का या तराजू का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो बाट का यानी कि वेट का इस्तेमाल ऑटोमेटिक होगा। दूसरी चीज़ जो ट्रेड में यहाँ पे इस्तेमाल की गई वो थी स्केल्स, आइवरी और जो है स्केल यानी कि जो मापने का मेज़रमेंट करने का जो टूल होता है लेंथ मेज़रमेंट करने का, तो वो देखने को मिला जो कि आइवरी और ब्रोंज़ के बने हुए थे। तो इसका भी कनेक्शन जो है ट्रेड से देखने को मिलता है। बाकी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर का अगर नाम लिखना चाहें, इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है और पूछा भी है, और वो आता है मेसोपोटामिया के 2 टाउन का नाम आता है। एक आता है उर और दूसरा आता है किस। ये जो है मेसोपोटामिया के थे। इसके अलावा नाम आता है एक जगह का, वो है सूसा, ईरान। और इन जगहों पे जो हड़प्पा के लोग थे उनके रहने का एविडेंस मिला, उनकी कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली और ऐसा लग रहा था कि हड़प्पा के लोग इन शहरों में सेटल हुए। तो इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था तो यहाँ से कुछ लोग जाके वहाँ पे बसे होंगे, तो उनका ये सेटलमेंट था वहाँ पे। इसके अलावा किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान से भी कुछ हड़प्पन चीज़ों के एविडेंस मिले। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नाम जो याद रखना है वो है अक्कड़। ये भी मेसोपोटामिया का है, ट्रेड सेंटर है। इसके अलावा एक नाम आता है मेलुहा। मेलुहा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ही बोला जाता था, जो हड़प्पा के लोग थे उनको ये लोग मेलुहा बुलाते थे। मेसोपोटामिया के लोग या आसपास के जो लोग थे उनको हड़प्पा के नाम से नहीं बुलाते थे। हड़प्पा तो नाम मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं, वो लोग मेलुहा बोलते थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है जिससे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, वो था मकान। और ये मकान जो है आज का मकरान है। इसके अलावा लास्ट जो है जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था वो था दिलमुन, और दिलमुन यानी कि ये हमारा बहरैन है। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स थे, और जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उनकी सोशल लाइफ। उम्मीद करते हैं लेक्चर जो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें
जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं। थैंक यू।